दोस्तों सबसे पहले तो जो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही है वो दिल्ली के एक सरकारी स्कूल का ही है, जिसमें कि जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपकी ही तरह प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं करियर से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, जिनने बहुत बड़ा सपना देखा है और ये उन्हीं सपनों से रिलेटेड जो सवाल हैं इनके मन में वो हमारे एजुकेशन डायरेक्टर साहब हिमांशु गुप्ता जी महोदय से सीधे वो अपने सवालों के जवाब लेना चाह रहे हैं। तो स्क्रीन पे कुछ बच्चे हैं, साथ में हमारे डायरेक्टर महोदय जी हैं। उन सवालों के आपके मन में भी बहुत सारे सवाल करियर से रिलेटेड आ रहे होंगे, तो आपके भी डाउट इस वीडियो से क्लियर होने वाले हैं। अगर आपने बड़ा सपना देखा है, अगर आपका भी लक्ष्य बहुत बड़ा है, आप भी बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, लाइफ में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, साथ में चाहे आपकी कितनी सारी मुसीबतें आ रही हों, कितनी सारी बाधाएं, रुकावटें आपके मार्ग में आ रहे हों, लेकिन उन्हें चीर करके उन्हें आगे बढ़ने का आपके अंदर हौसला है, जज्बा है, साथ में आप कड़ी मेहनत करना जानते हैं, तो बस ये वीडियो आपके भी बहुत सारी जो डाउट हैं वो उनको क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। बेसिकली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आईएएस बनने का सपना देखा है, बट जरूरी नहीं कि आपका आईएएस बनने का सपना हो। मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहूंगी कि क्या आप बचपन से ही एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे या आपका पहले कुछ और सपना था? वीडियो पसंद आती है तो मैं अगर अपने बचपन की बात बताऊं तो ऐसा नहीं है कि बचपन में मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। हालांकि मेरे माताजी पिताजी ज़रूर चाहते थे कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनको ये लगता था कि अगर बेटा आईएएस ऑफिसर बनेगा तो उससे बड़ी खुशी की बात उनके लिए कुछ और नहीं होगी। हालांकि मेरा ऐसा सपना नहीं था। मेरा मैथ्स में बहुत रुझान था। मैं बचपन से ही मुझे मैथ्स और साइंस बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री बहुत मेहनत से पढ़ता था। तो मेरा सौभाग्यवश आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा जीवन में मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए ना, मुझे सफलता एकदम नहीं मिली है। जैसे मेरा जब पहला अटेम्प्ट था तो मेरा पहला अटेम्प्ट में आईआईटी में काफ़ी पीछे रैंक आई थी। मेरा दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ था। वहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस ज्वाइन किया, लेकिन मेरे को हमेशा से ये मन था कि मैं आईआईटी के अंदर ही जाऊँ। तो मैंने इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के बाद भी फिर से आईआईटी का एग्ज़ाम दिया और फिर मेरा अगले साल आईआईटी में सिलेक्शन हुआ और मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया। फिर जब थर्ड ईयर आईआईटी का आया तब हमने द हिंदू न्यूज़पेपर हमारे हॉस्टल के अंदर आने लगा। तो वो मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ने लगा तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर उस न्यूज़पेपर को पढ़ने में, उसके आर्टिकल्स पढ़ने में बहुत सारे सोशल इश्यूज़ के आर्टिकल आते थे। तो कहीं ना कहीं एक इंक्लिंग डेवलप हुई कि समाज के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम हैं और हमको गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करी है, तो क्यों ना हम उस एजुकेशन का सदुपयोग करें। इंजीनियरिंग जो मैंने करी है उसका मैं सदुपयोग करूं और मैं आईएएस की तैयारी करूं। तो उसके बाद मैंने फिर आईएएस की तैयारी स्टार्ट करी और मेरा 2009 में मैं पास आउट हुआ था और मैंने 2010 में अपना पहला एग्ज़ाम लिखा था। मैंने करीब 1 साल पूरी मेहनत करी। जब मैंने 10 में एग्ज़ाम लिखा तो मेरा सिलेक्शन तब आईएएस में नहीं हुआ था, मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने आईपीएस ज्वाइन किया। आईपीएस ज्वाइन करने के बाद मैं एनपीए ट्रेनिंग में भी चला गया, लेकिन मेरा मन करा कि नहीं, मुझे आईएएस बनना है। तो मैंने फिर से एग्ज़ाम लिखा और मैंने फिर से जब एग्ज़ाम लिखा तो मेरा सिलेक्शन हुआ आईएएस में और मैं इस तरीके से आईएएस में आया। थैंक यू। हेलो सर, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? देखिए, मैंने जब अपनी मेन प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि
हम जब घंटे की बात करते हैं ना कहीं हम ये सोचते हैं 10 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे, 14 घंटे पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा। मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों का जिनका इंटरेस्ट है ना कि वो आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो अभी से सजग हो जाएं और जो भी अपनी पढ़ाई करते हैं उसको वो अच्छे से पढ़ें, रोट बेस्ड लर्निंग ना करें और इंक्वायरी बेस्ड वे में जाएं। जब भी अपना कोई आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये नहीं करना कि हमको बस वो याद करना है, हमको उसको समझना है कि उसका लॉजिक क्या है। रीज़न मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जब 3rd ईयर के अंदर इंजीनियरिंग में आया और मेरे को पता चला, मैंने कुछ सीनियर से कांटेक्ट किया जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि क्लास 6th की एनसीईआरटी उठाओ और 6 से लेकर 12 तक की बुक सारी पढ़ो। तो आप सोचिए, मैं 3rd ईयर इंजीनियरिंग के बाद मैंने एक्चुअल में 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटी की बुक्स खरीदी और वो मैंने पढ़ी सबसे पहले। तो आई वुड से नंबर ऑफ आवर्स उतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। जैसे आप 11th के अंदर सोशियोलॉजी पढ़ते हो, तो उसके अंदर जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हो तो आपको नेचुरली सवाल आने चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, राइट टू लाइफ क्या होता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, अगर वो वायलेट हो जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या हैं। ये सब सवाल जब आपके मन में खुद आने लगेंगे तो आप नोटिस करोगे कि आप वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपकी डेवलप हो जाएगी। और ये यूपीएससी एग्ज़ाम में चाहिए होता है। यूपीएससी एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो जो चीज़ें हम पढ़ते हैं थ्योरी में उसी का एप्लीकेशन होता है। अखबार आप डेली अगर पढ़ोगे आप उसे अप्लाई कर पाओगे थ्योरी के साथ, और जो आपसे पूछा जा रहा है उसका आप जवाब दे पाओगे। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको फिर 16 घंटे 18 घंटे पढ़ना पड़े। हालांकि मैं अपना शेड्यूल बताऊं तो मैं जब 4th ईयर में पास आउट हो गया था, उसके बाद से जब मैं प्रिपरेशन मतलब एक तरीके से फुल फ्लेजेड वे में स्टार्ट करी थी, तो मैं 10 से 12 घंटे डेली पढ़ता था। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपके फेवरेट टीचर कौन थे और क्यों? मेरे फेवरेट टीचर्स, देखिए मेरे स्कूल के अंदर मैं भारतीय विद्या भवन स्कूल से पढ़ा हूँ। वहाँ पर मेरे को बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले थे। मुझे अब तक याद है, मैथ्स मुझे वंदना मैडम पढ़ाती थी, मैडम वंदना कुमार, और केमिस्ट्री हमें आरती चोपड़ा मैडम पढ़ाती थी, जिससे मेरा बहुत इंटरेस्ट जगा। उसके अलावा मैंने कोचिंग भी ज्वाइन करी थी, वहाँ पर भी मेरे को बहुत अच्छे टीचर मिले थे। एक विद्या मंदिर क्लासेस करके IIT JEE की तैयारी कराते थे, तो वो हमने ज्वाइन किया था। तो उसमें हम टीचर्स को भैया बुलाते थे, तो वहाँ पर श्याम भैया, मुन्ना भैया, वो सब हमको मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ाते थे। उन लोगों ने भी हमको एक सेंस ऑफ इमेजिनेशन डेवलप करवाया साइंस के अंदर। तो वो मेरे को सारे टीचर्स ने, फिर मैं IIT के अंदर गया, IIT में प्रोफेसर SK साहा, प्रोफेसर PL धर, उन सब ने बहुत मोटिवेट किया, हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया। फिर मैंने अपने मैथ्स की कोचिंग ली थी, तो प्रोफेसर रमन्ना ने भी हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया। सो मेरे को बहुत सारे लाइफ के अंदर अलग अलग स्टेजेस पे अच्छे टीचर्स का साथ मिला है, और मैं उनके लिए अभी तक बहुत थैंकफुल हूँ। मैं अपनी नर्सरी टीचर का भी बहुत थैंकफुल हूँ, मैडम S कुमार, मुझे अब तक याद है। और मैं बात करूँ तो मुझे हर स्टेज पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले हैं। मैंने हमेशा अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करी है। मैंने मुझे हमेशा से ये एक भाव था कि मेरे टीचर्स जो हैं वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हम अगर उनको ढंग से सुन लें और उनकी एडवाइसेस को ढंग से फॉलो कर लें तो हम बहुत लाइफ में अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सर जब आप IITian थे, आपने काफ़ी अच्छी अचीवमेंट हासिल कर ली थी अपनी लाइफ में, तो आप IAS क्यों बनना चाहते थे? देखिए लाइफ में ना मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा, अभी मैं जीवन विद्या का भी एक कोर्स करके आ रहा हूँ। हमारी लाइफ के अंदर क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है? आप में से कोई बच्चा बता सकता है? सर एजुकेशन। एजुकेशन क्यों चाहिए? सर अगर एजुकेशन हमारे पास होगी तो आगे चलकर काफ़ी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको अच्छे से हैंडल कर सकता है।
अच्छा, फिर अच्छे से हैंडल करने से क्या होगा? सर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व होने से क्या होगा? आपको क्या फ़ायदा होगा प्रॉब्लम सॉल्व होने से? हाँ, कोई और बच्चा बताना चाहे? नमस्कार सर, मेरा नाम साक्षी है, 11th A फ्रॉम वीर सावरकर कन्या विद्यालय। तो मेरे को ये लगता है कि जैसे इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एजुकेशन, मतलब हमको एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन वेल्ड होना भी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट मनी भी ज़रूरी है। बिकॉज हम एजुकेटेड तो हो जाएंगे, लेकिन हमको आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए पैसा भी चाहिए। पैसे से क्या होगा? सर प्रॉब्लम सॉल्व Yes, हमको sir. अल्टीमेटली लाइफ में क्या चाहिए होता है? सर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। और कोई बच्चा? गुड मॉर्निंग सर। सर आई एम सैयद मुस्कान फातिमा फ्रॉम क्लास 11th फ्रॉम वीर सावरकर सर्वोदया कन्या विद्यालय। सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है सेटिस्फैक्शन। ओके, अगर सेटिस्फैक्शन है तो सर सब कुछ मिल गया, समझ लीजिए। सो लाइफ में हमको सबसे ज़्यादा जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है सेटिस्फैक्शन, और आई शुड से हैप्पीनेस, इजंट इट? अगर हम खुशी नहीं होंगे तो हम जो भी कर लें उसका क्या फ़ायदा? हाँ, तो हैप्पीनेस कैसे आती है, सेटिस्फैक्शन कैसे आती है? तो मैं जब 3rd ईयर के अंदर था, तो जब मैं अपने अराउंड कुछ कुछ सोसाइटल प्रॉब्लम्स देखता था, तो उस समय मेरे मन के अंदर आया कि मेरे को क्या चीज़ सेटिस्फाई करती है। मेरे को क्या बहुत पैसा सेटिस्फाई करेगा कि मेरे पास 50 गाड़ी हो, 10 गाड़ी हो, बहुत बड़ा बंगला हो, या मेरे को ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी कि जो समाज के लिए मैं कुछ कर सकूं, जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी की मैं उनको सॉल्व कर सकूं। तो मेरे को उस चीज़ से बहुत मोटिवेशन आई थी कि जब हम आर्टिकल्स पढ़ते थे द हिंदू के अंदर कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, ट्राइबल एरियाज़ में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, रिमोट एरियाज़ में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, बहुत सारे बेसिक इश्यूज़ हैं समाज के अंदर। करप्शन एक इशू है, उसके अलावा सर्विस डिलीवरी एक इशू है, उसके अलावा पावर्टी एक इशू है, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एक इशू है। तो इसलिए फिर मेरे अंदर ये आया कि नहीं, मुझे इस फील्ड के अंदर कुछ करना है, सोशल कॉज के लिए कुछ करना है, और इसीलिए मैंने तैयारी स्टार्ट करी। थैंक यू सर। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि हम सबको पता है यूपीएससी का एग्ज़ाम काफ़ी टफ एग्ज़ाम है, तो क्या जब हम यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसके साथ साथ हमें कोई ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन भी अपने माइंड में रखना चाहिए? देखिए, जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने कोई और ऑल्टरनेट करियर नहीं सोचा था। मैंने डेडिकेटेडली सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करी थी, और मुझे हमेशा से विश्वास था कि अगर मैं अपनी पूरी लगन से, पूरी मेहनत से तैयारी करूँगा तो मैं डेफिनेटली इसको क्रैक कर लूँगा। इनफैक्ट मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम भी दिया था, मेरा वो उसमें भी सिलेक्शन हो गया था। तो लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा सभी बच्चों को कि अगर उस एग्ज़ाम पे हम तैयारी कर रहे हैं तो और कुछ नहीं करना है। मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सिर्फ एग्ज़ाम ना सोचें उसे, आप अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट सोचें कि मेरी इस एग्ज़ाम के थ्रू मेरी ओवरऑल लाइफ की डेवलपमेंट हो रही है। तो आप जो अचीव करना चाहते हो आप उसकी तैयारी तो करो ही, उसके अलावा भी और भी अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं वो भी आप साथ में देते रहो। जैसे यूपीएससी, तो यूपीएससी के अलावा एसएससी भी एग्जामिनेशन लेता है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी एग्जामिनेशन लेता है। तो जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आप और बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी दे पाते हो, और आप उसमें सेलेक्ट होकर फिर आप साइमल्टेनियसली अपनी और करियर चूज़ कर सकते हो। सर यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आपने सेल्फ स्टडी करी थी या कोचिंग लिया था? आपका हमारे लिए क्या सुझाव है? देखिए, मैं बताऊं तो मैंने शुरू में कोचिंग ज्वाइन किया था जनरल स्टडीज़ के लिए और सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था और पाली लिटरेचर सब्जेक्ट था। सो मैंने कोचिंग जब ज्वाइन किया था, मैंने जनरल स्टडीज़ की कोचिंग के बाद रियलाइज़ किया कि मैं ये चीज़ खुद ही पढ़ सकता हूँ। तो मैंने क्लास नोट्स फ़ोटोकॉपी मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो वो मैंने ले लिए थे। तो जनरल स्टडीज़ मैंने खुद ही प्रिपेयर किया था। मैंने एनसीईआरटी की बुक्स ढंग से पढ़ी थी और बेसिक जो बुक्स होती हैं उन पे बहुत फोकस किया था। उसके अलावा मैंने अपने सब्जेक्ट के लिए कोचिंग ज्वाइन करी थी और उससे मुझे फ़ायदा भी हुआ। तो ऐसा नहीं है, कोचिंग फ़ायदा भी करती है,
हालांकि सेल्फ स्टडी से ऊपर बढ़ के कोई चीज़ नहीं है. सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी. सर मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका रोल मॉडल कौन रहा? मेरा रोल मॉडल, देखिए वैसे लाइफ में सबके अलग अलग रोल मॉडल होते हैं. ऐसा नहीं है कि मेरे एक सिविल सर्वेंट रोल मॉडल थे. मेरे रोल मॉडल एपीजे अब्दुल कलाम साहब रहे हैं और मैंने उनकी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं. विंग्स ऑफ फायर इज़ वन ऑफ देम. और उनका जो डेडिकेशन रहा है नेशन डेवलपमेंट के प्रति और एज अ टीचर उनका जो एक डेडिकेशन रहा है वो हमेशा आप अगर देखेंगे तो सोसाइटी के लिए ही उन्होंने काम किया. तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन एपीजे अब्दुल कलाम साहब से मिलता है. थैंक यू. सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, जब आप IITian से IAS बने तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? देखिए जब मैं IITian से IAS बना तो बहुत सारे चेंजेस आए. सबसे पहले मुझे बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव सबसे आए और बहुत सारे क्या बोलते हैं ब्राइडल प्रपोजल्स भी आने लग जाते हैं. हालांकि मैं वैसे बताना चाहूँ तो जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी मेरा पहला जो वो था वो SDM नजफगढ़ का था चार्ज. और जैसे ही आप नौकरी ज्वाइन करते हैं और आप ट्रेनिंग करते हैं 2 साल की, उसके बाद आप पे इतनी मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. आई वॉज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफ नजफगढ़ सब डिवीज़न. सो इतना ज़्यादा वहाँ पर एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट था क्योंकि आपको रूरल एरियाज़ में घूमना होता है. आपको इंश्योर करना होता है कि सारे पब्लिक को वो सर्विसेज मिल सकें और जो वो डिज़र्व करते हैं. जैसे मेरा काम उस समय था कि सबको सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स, रेवेन्यू सर्टिफिकेट टाइम से मिल सकें. लैंड रेवेन्यू के बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं, वो ढंग से डिस्पोज ऑफ हो सकें, सिटीज़न को सर्विसेज मिल सकें. मैंने वहाँ पर एक फिरनी रोड थी नजफगढ़, उसको 1 वे किया था जिससे बहुत ट्रैफिक के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ था. तो पब्लिक के लिए आप जैसे ही जॉब के अंदर आते हैं, एक तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाती है और दूसरा आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आता है जैसे ही आप इस जॉब के अंदर आते हैं. थैंक यू सर. सर जैसा कि अभी आपने बताया भी कि आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप IAS बने, और आमतौर पर भी देखा जाता है कि अधिकांश अभिभावक चाहते हैं कि उनके सपने उनके बच्चे पूरा करें, चाहे उनकी उसमें रुचि हो या ना हो. तो इस चुनौती से कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उठाई है कि पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कई बार अपने बच्चों से वो चीज़ें जो बच्चे खुद नहीं बनना चाहते. तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी रुचि जिस चीज़ में है आप उस चीज़ को खोजिए, और अगर वो पेरेंट्स के गोल के साथ अलाइन होती है तो ठीक है, नहीं तो आप पेरेंट्स के साथ एक फ्री इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन करिए कि आपको क्या चीज़ पसंद है और उस चीज़ को आप देखेंगे जो चीज़ आपको पसंद है अल्टीमेटली आपकी खुशी में ही आपके पेरेंट्स की खुशी होती है. तो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता है आप अगर उस चीज़ में मेहनत करते हो तो फिर उसमें मेहनत भी फील नहीं होती. जैसे किसी ने पूछा सर आप कितने घंटे पढ़ते थे, मैं आपको सच बात बताऊं मेरे को पढ़ाई कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ. मुझे तो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आता था कि मैं अगर खेलने जाता था तो वो मुझे बोरिंग लगता था. मुझे लगता था मुझे अपनी बुक पढ़नी है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है. क्योंकि नॉलेज आपको जब गेन होने लग जाती है, आप अगर किसी चीज़ को ऐसे देखने लग जाओ कि इसमें कितनी नॉलेज गेन हो रहा है तो वो आपको स्टिक करने लग जाता है. तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई को कितने घंटे से आप जब नापते हैं तो इट इज़ नॉट द राइट वे. लाइक मैं अभी आप लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ तो मेरा भी नॉलेज गेन हो रहा है, आपका भी नॉलेज गेन हो रहा है. सो हम सब यही कोशिश करते हैं कि हम अपना कितना नॉलेज लेवल और गेन कर सकें. और मेरा अल्टीमेट एम यही था कि मुझे पता था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है. तो मैं उस लक्ष्य की तरफ जब आगे बढ़ रहा था तो मुझे कभी भी वो एक चैलेंज नहीं लगा. सर आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? मेरी अगर हॉबीज़ की बात करें
तो मुझे आई लाइक टू डू स्विमिंग अलॉट। उसके अलावा मुझे बुक रीडिंग बहुत पसंद है। मैंने ऑटोबायोग्राफीज़ बहुत सारी पढ़ी हैं। एंड उसके अलावा अगर बात करें, मैं कभी कभी रनिंग भी करता हूँ, क्योंकि मेरा ये एक बिलीफ है कि फिट रहना बहुत ज़रूरी है। फिटनेस, जब तक आप फिट नहीं होगे, फिज़िकली फिट नहीं होगे, तो आप डिलीवर नहीं कर सकते। तो फिटनेस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो उसको ध्यान रखते हुए मैं मैं स्विमिंग करता हूँ, रनिंग करता हूँ, और बाकी टाइम ऑफिस का काम जब कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है। कभी वो बोझ नहीं लगता, क्योंकि हमेशा एक एम क्लियर होता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। आप बच्चों के लिए अच्छा कर रहा हूँ, सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहा हूँ। या सर, आपका फेवरेट राइटर कौन था? मैं यही बोलूँगा कि क्योंकि मैं ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ता था, बुक्स पढ़ता था, तो APJ अब्दुल कलाम साहब ही मेरे सबसे फेवरेट राइटर हैं, और उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। उनकी बुक्स ने बहुत इंस्पायर किया है। थैंक यू सर। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या थी और कोई आपकी वीकनेस भी रही हैं? मैं अगर अपनी स्ट्रेंथ की बात करूं तो मैं अपनी स्ट्रेंथ ये मानता हूं कि मैं हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड इंडिविजुअल हूं, और अगर मुझे कोई गोल सामने दिखता है तो मैं उसके लिए अपनी पूरा एफर्ट लगाने का कोशिश करता हूं। ये मैं अपनी स्ट्रेंथ मानता हूं। प्लस मेरी दूसरी स्ट्रेंथ है कि मैं कोलैबोरेटिव वे में ऑफ लर्निंग में बहुत बिलीव करता था। जब हम पढ़ते थे तो हम करीब 12 फ्रेंड्स एक साथ पढ़ते थे। IIT की लाइब्रेरी के अंदर मैं पढ़ाई करता था। आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम IIT मैं वहीं की लाइब्रेरी में बैठ के हम 12 दोस्त पढ़ते थे, और कई बार हम क्या करते थे, टॉपिक्स भी डिवाइड कर लेते थे ताकि एक दूसरे से समझ सकें कि क्या पढ़ाया जा रहा है। और 12 में से 11 दोस्तों का UPSC क्लियर हुआ। और तो ये मेरी एक स्ट्रेंथ है कि मेरे फ्रेंड्स, मेरा रिलेशनशिप जो अपने फ्रेंड्स के साथ है वो एक मेरी स्ट्रेंथ है। दूसरा, मैंने बताया मैं हार्ड वर्किंग रहा हूँ और डिसिप्लिन्ड रहा हूँ। इसके अलावा मेरी वीकनेस अगर बोलें तो आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। सो ये मुझे लगता है कई बार काफ़ी इससे काफ़ी वो भी होता है, नुकसान भी होता है। बट और वीकनेसेस तो मेरे फेलो कलीग्स बता सकते हैं, ऐसे मुझे नहीं पता है। थैंक यू। नमस्कार सर, मैं सर्वोदय कन्या विद्यालय C1 स्कूल से हूँ। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा नाम प्राची है। मेरे आपसे एक छोटा सा सवाल है। व्हाट इज़ द सक्सेस की ऑफ योर लाइफ? My success key of my life is my belief on myself, my pure intentions towards my goal and my service, and my hard work. Thank you sir. और कोई बच्चा हाथ उठाएं? यस, इधर दे दीजिए सर। Good morning, sir. My name is Naina, and I am from class 11th A of Veer Savarkar Sarvodaya Kanya Vidyalaya. Sir, my question is: there must have been a lot of ups and downs in your life. So, how did you deal with them, and what was the factor that never let you give up on your dreams? मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे। बीच में फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी मदर फादर के ऊपर, और जब सिलेक्शन नहीं हुआ था, IIT में भी नहीं हुआ था, मैं बहुत कई बार मैं दुखी हुआ था कि मैंने इतनी मेहनत करी नहीं हुआ। बट हमेशा मेरे को एक ये रहा कि कोई बात नहीं, इस साल नहीं हुआ तो मैं अपने आप को, मैं हारूंगा नहीं, मैं अगले साल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करूंगा। तो वो मोटिवेशन मेरे अंदर हमेशा थी कि जीवन के अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ भी फेलियर होता है, वो चीज़ हमको बहुत चीज़ें सिखाती है। तो मैं हमेशा उसकी पॉजिटिव चीज़ देखता था। तो और दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे जब मैं पढ़ रहा होता था कोई भी चीज़ तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था। मैं अगर आज की डेट में भी अगर कुछ पढ़ता हूँ, कोई न्यूज़पेपर ही पढ़ता हूँ, तो मैं उसे हमेशा रिलेट करने की कोशिश करता हूँ कि
क्या हो रहा है, मतलब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो वो एक क्रिटिकल थिंकिंग जब डेवलप हो जाती है तो आप जो भी कर रहे होते हो आप उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर करते हो। तो जो भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, डाउन्स में हमेशा एक विश्वास था कि आई विल कम बैक अगेन, आई एम श्योर विद माई हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आई विल कम बैक अगेन। और मैं एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा कि देखिए अल्टीमेट गोल लाइफ का यही होता है कि हमें हैप्पी रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, और उसके लिए हमें ये अपना लक्ष्य तय करना चाहिए कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, और हमें अपने में ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हमने अपना बेस्ट दिया। बाकी तो मतलब बहुत चीज़ें डेस्टिनी पर भी होती हैं। सो देन यू गेट सेटिस्फाइड कि हाँ मैं जो मिला इसके अंदर आई एम सेटिस्फाइड। एंड बट ये भी नहीं कि सेटिस्फैक्शन का मतलब ये है कि भाई आगे नहीं बढ़ना, हमेशा निरंतर आगे बढ़ने की भी तैयारी करते रहें और किसी डाउन से दुखी भी ना हो। दिस इज समथिंग। या सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी एक लॉन्ग जर्नी है जिसमें पेशेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सर आपने कभी तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन अपने पेशेंस को खोया होगा, और आप कैसे दोबारा से मोटिवेट हुए? देखिए यस इट्स अ लॉन्ग जर्नी, आपको बहुत पेशेंस रखना होता है। तो मेरे लिए तो मेरे फ्रेंड्स बड़े ही इम्पॉर्टेंट थे। मैं उनके साथ हमेशा डिस्कस करते रहता था, फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, और इन सब चीज़ों का मेरे ऊपर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट रहा। दूसरा कि जब मैं पढ़ रहा होता था तो मुझे उसमें मज़ा आता था। मुझे आज भी अगर कोई बोले कि आपको ये पढ़ना है, आपको ये चीज़ को क्या बोलते हैं, जैसे हम इतनी मोटी मोटी फाइलें होती हैं तो हमें वो भी पढ़नी होती हैं, तो आई ऑलवेज इन्जॉयड रीडिंग एंड आई इन्जॉयड द जर्नी। फ्रैंकली स्पीकिंग आई रियली हैड अ वंडरफुल टाइम ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। लोग बोलते हैं बहुत ही हार्ड जर्नी रही और हो रही, मैं आज भी कंपेयर करूं तो मेरा लाइफ का बेस्ट पार्ट था जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। थैंक यू। सर जैसे कि आप आईएएस बनकर सोशल इश्यूज़ पे वर्क करना चाहते थे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में उन्हें दूर करना चाहते थे, तो क्या सर आईएएस बनने से पहले भी आप कोई सोशल वर्क करते थे? यस, मैं टीचिंग करता था, एक एनजीओ के साथ में जुड़ा हुआ था, और मैंने बच्चों को आईएनए के पास वहाँ पर एक वैन में बच्चों को मैं पढ़ाता था। सो टीचिंग हमेशा से मेरा पैशन रहा है। वैसे अगर मैं आईएएस नहीं होता तो मैं टीचर होता। आई हैड ऑलवेज, अभी भी कई बार लगता है कि टीचिंग से थोड़ा दूर हो गया हूँ, कैसे टीचिंग से फिर से जुड़ूँ। बट येस, इन एजुकेशन आई एम इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, बट आई एक्चुअली वांट, मतलब मेरे को टीचिंग बहुत पसंद है। यस, थैंक यू सर। सर जैसा कि आपने बताया कि आपके फ्रेंड्स आपकी स्ट्रेंथ थे, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि सोसाइटी एक डिसमोटिवेटिंग फैक्टर होता है, तो इस चीज़ से कैसे डील करें? आपको हाँ, डीमोटिवेशन के लिए बहुत लोग बोलते हैं, मुझे भी बोलते थे कि यूपीएससी ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है, और इतने लाखों लोग देते हैं, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या होगा। तो मैं फिर ये बता रहा हूँ कि मैंने उस जर्नी को बहुत इन्जॉय किया। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा, मुझे वैसे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं आईएएस बन जाऊँगा। इनफैक्ट आप बहुत आईएएस ऑफिसर से पूछोगे, सब बोलेंगे कि यार उम्मीद नहीं थी सिलेक्शन होगा। तो मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी टॉप 100 में रैंक आएगी, मेरा आईएएस में सिलेक्शन होगा। मेरे को लेकिन ये था कि मेरे को अच्छे से तैयारी करनी है और मेरे को अपना बेस्ट देना है, बस वही चीज़ मैं माइंड में रखता था। मैं ये नहीं सोचता था कि होगा या नहीं होगा। अगर नहीं भी होता तो भी मैं कुछ ना कुछ लाइफ में कर रहा होता, और मुझे ऐसा लगता है मैं उसमें भी कोशिश करता कि मैं सेटिस्फाइड रहूं। हैड आई नॉट क्लियर्ड यूपीएससी, आई माइट हैव जॉइन सम कोचिंग इंस्टीट्यूट, और मैं टीचर की तरह पढ़ा रहा होता और मैं उसमें भी खुश रहता। मतलब क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना एक लाइफ में सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मेरे को अभी भी कई बार लगता है कि मैं कुछ बच्चों को पढ़ाऊं और कुछ करूं। इनफैक्ट जब मैं डिप्टी कमिश्नर था अरुणाचल में, लॉन्गडिंग में,
तो मैं बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता था, क्योंकि वहाँ केमिस्ट्री टीचर नहीं थे स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में, वो बहुत ही रिमोट एरिया था। तो मैंने पूरा 1 साल बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाई है। सर यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया था? यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए मेरे को फैमिली का बहुत सपोर्ट था, फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट था, और जो मेरी वाइफ हैं अभी, वो उस समय मेरी फ्रेंड हुआ करती थी, उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट था, और सभी का मुझे बहुत सपोर्ट मिला था। यस सर मेरा क्वेश्चन ये है, जब आप आईएएस के इंटरव्यू के लिए गए थे तो आपने क्या क्या तैयारी करी थी? मैं बहुत ही डरता था, मैं बहुत स्टेज शाय था। इंटरव्यू के लिए तो मैं बहुत ही डरता था, आई विल टेल यू फ्रैंकली। उसके लिए आप जितनी भी प्रिपरेशन कर लो, इंटरव्यू पैनल में आपका सच्चाई वो निकल के आ ही जाता है, क्योंकि वो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने कुछ 1-2 मॉक इंटरव्यूज़ अपने फ्रेंड्स को दिए थे, और मैं बात करूं तो इंटरव्यू से तो सभी को डर लगता है, मेरे को तो बहुत डर लगता था। मैं इनफैक्ट बताना चाहूँगा कि मैं स्कूल में भी मेरे को हमेशा एक ये रहा है अफसोस कि मैंने स्कूल में कभी डिबेट्स, एक्सटेम्परीज या स्टेज पर मैंने कभी पार्ट नहीं लिया। इसीलिए मैं अभी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रोजेक्ट वॉइसेस जो लॉन्च किया गया है, इसलिए किया गया है जो चीज़ मैंने नहीं करी वो मेरे बच्चे करें। आप जैसे बच्चे मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, अगर मैं स्कूल में होता तो मैं बोल देता मैं स्टेज पे नहीं आ सकता। आई वॉज वेरी स्टेज शाय। तो ये एक मेरी कमी रही है, लेकिन धीरे धीरे लाइफ ने ऐसा मौका दिया है कि मैं स्टेज पे इतना ज़्यादा जाने लग गया, बोलने लग गया। तो दैट इज़ समथिंग। तभी आप मेरे स्कूल में जाके पूछेंगे तो कोई मुझे नहीं जानता होगा, क्योंकि मैं स्टेज पे कभी गया नहीं। आई ऑलवेज यूज टू सिट ऑन लास्ट बेंच। आई हैड अ ग्रुप ऑफ गुड फ्रेंड्स, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बट मैं कभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लिया, विच आई फील आई शुड हैव। सो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आपको डिबेट्स में, एक्सटेम्परीज में ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लेना चाहिए। वो आपका जो एक इंटरव्यू के अंदर जो है फिर हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है। सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपका फर्स्ट डे एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ IAS? फर्स्ट डे तो हम ट्रेनिंग पे जाते हैं, तो ट्रेनिंग पे जब जाते हैं वो मसूरी में होती है, तो वो बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पर इतने सारे फ्रेंड्स, आपको नए लोग मिलते हैं। मसूरी का वेदर इतना अच्छा होता है, क्लाइमेट इतना अच्छा होता है कि आपको बहुत अच्छा लगता है। और फर्स्ट डे ऑफ जॉब की बात जब करें, जब मैंने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ज्वाइन किया था नजफगढ़, तो वो भी अपने में एक बहुत ही एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था, क्योंकि गवर्नमेंट में जब आप आते हैं, आपके पास पहली फाइल जब आती है तब आपको समझ नहीं आता यार इसका क्या करना है। फाइल आपको कई मतलब थोड़ा बहुत लगता है कि कैसे मेरे को लिखना है, क्या करना है। हालांकि ट्रेनिंग में हमको सिखाया जाता है, बट स्टिल यू लर्न ऑन द जॉब। सो इट वाज काफ़ी इंथ्रिलिंग सा लगता है। फिर जब मैंने पहली बार कोर्ट लिया एज SDM, तब भी एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। सो आप नई नई चीज़ें आप करते हैं तो आपको बहुत ही उसके अंदर एक लर्निंग होती है और बहुत अच्छा फीलिंग आता है। सर मेरा नाम रौनक सिंह है, मैं कौटल्य सर्वोदय विद्यालय का छात्र 11th क्लास का छात्र हूँ। मेरा सिर्फ क्वेश्चन आपसे IAS या IPS की तैयारी के लिए नहीं है। मेरा क्वेश्चन नॉर्मल जैसे हमारी स्कूलिंग के बच्चे, कॉलेजिंग के बच्चे जो होते हैं, वो जब क्लास स्टार्ट करते हैं वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं कि हम इतने घंटे पढ़ेंगे या हम पढ़ेंगे, हम पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे। लेकिन वो उनका जो डेडिकेशन है ओवर द ईयर कम होता रहता है, तो वो उसको हम ओवरकम कैसे करें? देखिए, वो डेडिकेशन या मोटिवेशन इसलिए कम होता है कि हमको जो भी हम पढ़ रहे होते हैं वो हमको बोझ लगता है। हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बस ये याद करना है, इसको रटना है। और ये कहीं ना कहीं एक हमारे स्कूलिंग सिस्टम के अंदर भी रोट लर्निंग को कि बेटा ये क्वेश्चन आएगा, इसका ये आंसर है, याद कर लो।
ये वाले तरीके से जब हम निकल जाएंगे, जब हम कोई चीज़ पढ़ेंगे तो हम इसलिए पढ़ेंगे कि हमें वो चीज़ समझनी है। जब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो एक तरीका ये होता था कि आर्टिकल 14 याद कर लो, 15 याद कर लो, 16 याद कर लो सारे, उसके बाद आर्टिकल 32 पढ़ लो, 226 पढ़ लो। हम इस तरीके से, मैंने कभी तैयारी को ऐसे नहीं देखा कि बस उसे पढ़ो और याद करो। मैं इस तरीके से देखता था कि इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, फिर इसकी क्या एप्लीकेशन है रियल लाइफ में, मेरे अराउंड क्या क्या हो रहा है सोसाइटी में जिससे मैं रिलेट कर सकता हूँ। मैं डेली डीडी न्यूज़ भी सुनता था 8 से 8:30, उससे भी मुझे बहुत क्लैरिटी आती थी। जब मैं इवनिंग 8 to 8:30 डीडी न्यूज़ सुनता था, हमारी सोसाइटी में इतनी सारी चीज़ें हो रही होती थी जब मैं उससे रिलेट करता था। तो बेसिकली आपको ये नहीं सोचना है कि आप ये बुक पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो ये बोझ है। आप इसको ऐसे लो कि ये आपका नॉलेज गेन हो रहा है। जब आप इसको, पढ़ाई को ऐसे लेने लगते हो कि मैं कोई नई चीज़ सीख रहा हूँ। मुझे अब तक याद है जब हम मैथ्स पहली बार, मेरे को हमारे टीचर ने गाइड किया था, क्यूबॉइड के बारे में हमें जब पढ़ाया था, तो हमको पता है किस तरीके से, भैया मुझे याद है हमको जब मुन्ना भैया ने पढ़ाया था तो ये बोलते थे यू हैव टू लिव मैथमेटिक्स टू लर्न मैथमेटिक्स। और लिव कैसे, कि मैं इस क्लासरूम में घुसा तो ये एक क्यूबॉइड शेप है, ये क्यूबॉइड शेप का वॉल्यूम कितना होगा, फ्लोर का एरिया कितना होगा, जब ये गेट खुलेगा तो ये क्या पैटर्न लेगा, उसका कितना एरिया होगा, हमने कितनी चेयर्स रखी हुई हैं, चेयर्स में कितना एरिया लिया गया है, या ये एसी लगे हुए हैं, कितना वॉल्यूमेट्रिक एयर इनसे निकल रहा है। जब ऐसे सवाल आने लगते हैं फिर आप पढ़ते हो कि हाँ इनके आंसर्स क्या होंगे, फिर आपको इंटरेस्ट आता है पढ़ाई के अंदर। हाँ, तो जब आपका इंटरेस्ट आने लग जाए ना कि आपको सीखना है, रादर देन कि बस आपको याद करना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट 2πr पेरीमीटर πr², फिर आपको चीज़ें याद नहीं होती हैं। आपको इंटरेस्ट जब आने लग जाता है उस चीज़ में, तब आपको एक नॉलेज गेन की जो फिर सेटिस्फेक्शन आती है, आपको खुद मज़ा आने लग जाता है। जी, और इधर से। Hello sir, my name is Muskan Thakur. I am from class 11 in वीर सावरकर सर्वोदय कन्या विद्यालय। So sir, मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपकी स्ट्रैटेजीज क्या थी यूपीएससी क्लियर करने की, और मेन सब्जेक्ट्स क्या थे यूपीएससी क्लियर करने के लिए। थैंक यू। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने पास्ट ईयर के पहले क्वेश्चन पेपर्स देखे थे और मैंने ये देखा था कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेरी लाइकिंग के हैं, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेरी डिसलाइकिंग के हैं। जो मेरी डिसलाइकिंग के थे वो मैंने थोड़े कम पढ़े, जो मुझे चीज़ें पसंद थी और जिनके नंबर भी पेपर में ज़्यादा आते थे उनको मैंने ज़्यादा अच्छे से तैयार किया। सब्जेक्ट्स जो थे मेरे उन पे मैंने फोकस, जैसे मैंने मैथ्स लिया था, हर कोई बोलता था कि मैथमेटिक्स स्कोरिंग नहीं होता, बट मेरे इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स आए थे मैथ्स में, और वन ऑफ द रीजंस फॉर सिलेक्शन वाज मैथमेटिक्स। सो मैंने ये भी नोटिस किया क्योंकि वो मुझे पसंद था, तो जो चीज़ मुझे पसंद होती है उसको मैं अगर जब पढ़ता हूँ तो मुझे उसमें और इंटरेस्ट आता है। जैसे आपको हो सकता है आपको सोशियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट हो, तो आप फिर जब उसके थ्योरी को पढ़ोगे, उसको रिलेट करोगे डे टू डे लाइफ से, तो आपको और उसमें इंटरेस्ट आएगा, फिर आपको और मन करेगा पढ़ने का, आपको और थ्योरीज पढ़ने का मन करेगा। तो मैंने वो डिवाइड किया था कि पेपर के अंदर क्या टॉपिक्स, क्या कितना मार्क्स रहता है, और जो डिसलाइकिंग वाली चीज़ें थी उनको थोड़ा कम पढ़ के जो ज़्यादा स्कोरिंग भी हो और ज़्यादा क्या बोलते हैं जिसमें इंटरेस्ट हो, उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया था। थैंक यू। आप जब इंटरव्यू देने गए थे तो आप नर्वस थे क्या? तो वो जानना चाहते हैं आपके उस समय का हाल। जब मैं इंटरव्यू मैंने 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, नहीं मैंने 3 बार दिए। मैंने एक बार फॉरेस्ट सर्विस का दिया है, फिर पुलिस सर्विस में हुआ था तब दिया था, और आईएएस का दिया था। तो जब मैं इंटरव्यू देने गया था पुलिस सर्विस का, मतलब यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का, तो आई वॉज वेरी नर्वस। उस समय ऐसी फीलिंग थी जब
आप रूम के बाहर बैठे होते हो कि आप उठ के ही चले जाओ, आप कमरे में जाओ नहीं. आई वॉज सो मच नर्वस, बट वेन आई केम, इंटरव्यू पैनल ने भी सबसे पहले आई थिंक दे रियलाइज्ड कि इज़ वेरी नर्वस, सो दे सेड हैव वाटर. उन्होंने पानी पिलाया, मेरे को थोड़ी सी हिम्मत आई. फिर जब उन्होंने सवाल पूछने चालू करे तो मुझे कुछ चीज़ें पता थी जो मैं बताता गया, कुछ जो नहीं पता थी मैंने ऑनेस्टली बोल दिया, सर आई डोंट नो अबाउट इट. तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा. विद टाइम जब आप इंटरैक्ट करने लगते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. मेरा इंटरव्यू करीब आधे घंटे चला था, पहली बार भी और दूसरी बार भी. सेकेंड टाइम आई वॉज मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज मैं ऑलरेडी सर्विस में भी था, तो मेरे अंदर एक ऑलरेडी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था. प्लस मुझे ऐसा लगता है कि ब्रीदिंग से भी बहुत फ़र्क पड़ता है. हम जो करते हैं ना उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये जो आपको एंग्जाइटी होती है वो क्यों होती है? एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए ब्रीदिंग. आई विल टेल ऑल ऑफ यू कि मैं आज भी ब्रीदिंग करता हूँ और मैं अभी भी कार में ब्रीदिंग करते हुए आया हूँ. सर मेरा नाम केशव कुमार चौधरी है. मैं कौटिल्य राजकीय सर्वोदय सह विद्यालय का छात्र हूँ, 11वीं का छात्र हूँ. सर मेरे 2 प्रश्न हैं और अवसरों की कमी होने के कारण मैं दोनों को साइमल्टेनियसली पूछना चाहता हूँ. सर पहला प्रश्न मेरा ये है कि सर आप एक IITian हैं, आप एक इंजीनियर हैं और एवरी सरकार एक IITian पे 60 लाख के बीच में खर्च करती है. तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने उसको छोड़ के UPSC पूछा था कि आप तो सरकार का पैसा वेस्ट कर रहे हो, IIT होने के बाद आप IAS में जा रहे हो. देखिए IAS जो है इट्स अ पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विस. मेरे जो इंजीनियरिंग के अंदर मैंने पढ़ा था वो स्किल्स, जो स्किल सेट मुझे मिला था वो मुझे सिविल सर्विसेज में बहुत फ़ायदा हुआ. आज की डेट में जब मैं कोई भी स्कूल बिल्डिंग सैंक्शन करता हूँ, कोई रिपेयर सैंक्शन करता हूँ, तो मैं देख पाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें, क्या कंपोनेंट है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या नहीं. सो हम जो पढ़ते हैं वो हमें कहीं ना कहीं ज़रूर मदद करता है. सिविल सर्विसेज के अंदर हर फील्ड से लोग आते हैं और हर फील्ड से आने से उससे क्या होता है कि डाइवर्सिटी बनती है. कल को मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं पावर मिनिस्ट्री में भी जाके काम कर सकता हूँ, इज़न्ट इट? अब मैं एजुकेशन के अंदर काम कर रहा हूँ, तो जो मैंने स्किल सेट IIT में जब आप जाते हो तो यू नॉट ओनली लर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यू लर्न लॉट ऑफ अदर स्किल्स. सो वो सारे स्किल्स आपको काम आते हैं. सो सिविल सर्विसेज के अंदर आई वुड से कि हर सेट ऑफ स्ट्रीम से लोगों को आना चाहिए, वेदर इट इज़ आर्ट्स, वेदर इट इज़ साइंस, वेदर इट इज़ अ डॉक्टर. बहुत सारे डॉक्टर्स भी सिविल सर्विसेज के अंदर आते हैं. आपने देखा था जब कोविड हुआ था तो हेल्थ मिनिस्ट्री के कितने लोग एक्टिव हो गए थे. हाँ, सो इवन डॉक्टर्स, मतलब हर फील्ड से लोगों को आना चाहिए सो दैट डाइवर्सिटी रहे. और नंबर 2 जो आपने बात पूछी, वो उसका मैं जवाब ये दूंगा कि बहुत सारे लोग, बहुत न्यूज़ आती हैं करप्शन की, मेरे को भी बहुत दुख लगता है. मैं इसका ये जवाब देना चाहूँगा कि लाइफ के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है वो है खुश रहना. और खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होती बहुत. इस नौकरी में इतना पैसा आपको मिलता है कि आप खुश रह सकते हो. बट आप अगर कंपेयर करते रहोगे तो वो कंपैरिजन का कहीं अंत ही नहीं है. मेरे को महीने की सैलरी 1 लाख मिले और मैं ये कंपेयर करूँ कि 5 लाख अच्छी है या 10 लाख अच्छी है या मुकेश अंबानी ज़्यादा अच्छा कमा रहे हैं, तो उस चीज़ का तो कोई एंड ही नहीं है. सो वंस यू रियलाइज दिस कि आपको जितना मिल रहा है उसके अंदर आप आराम से अपनी ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती. मेरे को कोई बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती. तो माई वाइफ इज़ ऑल्सो वर्किंग, तो मेरे को तो आई शुड से कि मेरे पास तो गॉड हैज़ गिवन मी एवरीथिंग इन दैट वे. उससे ज़्यादा मुझे रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट लगते हैं कि आई एम मेकिंग गुड रिलेशन विद माई मदर एंड फादर, विद माई फ्रेंड्स, with my family. They are even more precious than money. Money is beyond a point. You will realize कि पैसे की रिक्वायरमेंट हम सबको एक beyond a point बहुत ज़रूरत नहीं होती है. वो सिर्फ एक साधन होता है
बेसिक सर्विसेज के लिए। या थैंक यू सर। एक और ऑनलाइन प्रश्न है। एक बच्चा है पवन, गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। वो ये जानना चाहता है कि मैथ्स में सर आपको कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक सबसे मुश्किल लगता था? मैथ्स में मुझे सबसे मुश्किल जो टॉपिक लगता था वो था प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम पढ़ते थे तो बहुत कुछ दिमाग घूम जाता था, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते थे। बट फिर उसको जब ज़्यादा ढंग से पढ़ने लगे तो समझ में भी आने लग गया। तो बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन आपके इंटरव्यू पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है और मुझे लगता है इंटरव्यू का हम लोग जवाब दे चुके हैं। फिर भी उनके मन में सिर्फ ये आ रहा है कि जब आपको पहला सवाल सुनने को मिला तो उस समय आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था और आपने उसे कैसे रिएक्ट किया था? पहला सवाल तो मुझे याद है, उन्होंने पूछा था हाउ आर यू मिस्टर गुप्ता। तो आई सेड सर आई एम फाइन, अ बिट एंशियस। एंड फिर धीरे धीरे वो 5 लोग बैठ के आपको पूछते हैं सवाल, तो धीरे धीरे एक वो रैपो बन गया था। बट मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी, इसलिए मैं प्रोजेक्ट वॉइसेस दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में स्टार्ट किया है, सो दैट हमारे बच्चे अभी से सारी डिबेट्स में पार्ट लें। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स, स्टेज पे पार्ट लेना ये आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ मैंने मिस करी और मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो चीज़ मिस ना करें। सारे बच्चे स्टेज पे अपनी मैम से, प्रिंसिपल से ज़रूर बोलें कि मुझे स्टेज पे बोलने का मौका दिया जाए। जो वो फियर है ना, वो अपने अंदर से हटाना बहुत ज़रूरी है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ, जितेंद्र गुप्ता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप IITs की तैयारी कर रहे थे, तब जब आपका पहले साल में IITs में नहीं हुआ था, तब आपको उन चीज़ों से क्या क्या सीखने को मिला, और वह आप हमारे साथ भी जब मेरा IIT का पहला अटैम्प्ट था और मेरा सिलेक्शन IIT में मतलब पीछे रैंक आई थी, तो मैंने सबसे पहले तो यही निकाला कि मैं कहाँ पे कमज़ोर पड़ा था, किन टॉपिक्स पे मैं कमज़ोर पड़ा था। मैंने उन पे फिर से ज़ोर दिया और मैंने ये ठाना कि एक चीज़ और मैंने रियलाइज़ करी थी कि पहला अटैम्प्ट जब मैं लिख रहा था तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। सो आई इंश्योर्ड दिस टाइम कि एक तो मेरा इंजीनियरिंग में ऑलरेडी मैं पढ़ रहा था दिल्ली कॉलेज में, तो मैंने अपने आप को ये समझाया कि मुझे सेकेंड टाइम में अब नर्वस नहीं होना है, क्योंकि नर्वसनेस की वजह से भी कई बार हमारा बहुत रिज़ल्ट डाउन हो जाता है। तो हम जो ये आपको माइंडफुल ब्रीदिंग करवाते हैं या आपको एक हैप्पीनेस करिकुलम के अंदर आप जब ये चीज़ें देखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपके अंदर ये जो नर्वसनेस है, पैनिकिंग होना है, एंग्जाइटी है, उस पर कंट्रोल होता है। और अल्टीमेटली अगर आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि ठीक है मैंने तैयारी करी एंड एग्ज़ाम जो है वो मेरा बस एक असेस करने का टूल है, और मुझे ये नहीं सोचना है कि ये मेरा लाइफ एंड डेथ का सवाल है, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं आगे क्या करूँगा। ये सब चीज़ें अगर हम दिमाग से निकाल दें तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कामनेस ऑफ माइंड। आपको हमेशा काम रहना चाहिए। उसके लिए आप काम रहने के लिए एक कॉन्फिडेंस भी रखो, डेली हो सके माइंडफुलनेस करो, ब्रीदिंग करो, उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है अपनी लाइफ के अंदर, और दैट हेल्प्स यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशंस आल्सो। सर, जैसे कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और देखा जाता है कि बहुत सारे इंजीनियर्स UPSC क्रैक करते हैं, तो आपको लगता है कि साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए बेटर स्कोप है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे भी बहुत अच्छे से UPSC क्रैक करते हैं और बहुत अच्छी रैंक्स लाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि साइंस के बच्चे ही कर रहे हैं। इनफैक्ट UPSC का पेपर का डिज़ाइन ही ऐसा है कि मोस्टली आप देखेंगे जनरल स्टडीज़ के 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और एक ऑप्शनल लेना होता है, एस्से को वेटेज दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो ह्यूमैनिटीज़ के अंदर बहुत अच्छे से कवर होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर ह्यूमैनिटीज़ से हैं
तो मेन थिंग आपको बस ये करना है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, वो रोट लर्निंग वाले मोड से आपको बाहर निकलना है कि मुझे एग्ज़ाम के लिए रटना है, एग्ज़ाम पेपर क्रैक करना है, वो वाले माइंडसेट से निकल के मुझे समझ के लिए पढ़ना है। जब वो चीज़ आ जाएगी और मैं उन चीज़ों को रिलेट कर पाऊँ डेली जो मेरे आसपास हो रहा है, तो फिर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनती है, फिर आप उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन भी कर पाते हैं। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, मेंटोर्स होना बहुत ज़रूरी है यूपीएससी के अंदर। ये एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी, आप अच्छे मेंटोर्स जब मिलते हैं तो वो आपको बहुत मदद करते हैं। अवंती फेलोज़ का हमने जैसे एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, हमने देखा पूजा झा जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से ही थी, उनकी ऑल इंडिया रैंक 82 आई। उन्होंने भी यही बताया कि मेरे को मेंटोर एक बहुत अच्छी मिली थी जिन्होंने मुझे गाइड किया। तो मेंटोर से बहुत फ़र्क पड़ता है। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगी, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि आप जब अभी स्कूल के अंदर हैं तो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं मन लगा के करिए। अभी अगर आपका एम यूपीएससी क्लियर करना है, आप 11-12th में हैं या 9-10th में हैं, तो आप अपना सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ें, याद रटने की बजाय समझने की कोशिश करें। हो सके डेली अखबार भी पढ़ें और आसपास जो चीज़ें होती हैं उनको रिलेट कर सकें कि किस तरीके से हमने जो पढ़ा है वो आसपास हो रहा है। वो चीज़ को जब आप देखने लगेंगे तो आपका एक नज़रिया बदलेगा। फिर जब आप कॉलेज में जाते हैं तो अगर आपका लक्ष्य यही है यूपीएससी करना है, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान भी साथ साथ आप अपनी यूपीएससी की तैयारी करते रहें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फिर सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। सर, सबसे अच्छा मीडियम क्या होगा, हिंदी या इंग्लिश में? दोनों ही मीडियम अपने में वो हैं। बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम से भी सिलेक्शन लेते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी मीडियम से भी एग्ज़ाम लिख सकते हैं। दोनों मीडियम से सिलेक्शन होता है। तो सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा? हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो एक्सप्रेशन जो है, वे ऑफ राइटिंग, वो दोनों आप दोनों से मीडियम से एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम सभी के प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे से दिए, जो हम सबके लिए बहुत इंस्पिरेशनल और नॉलेजेबल थे। तो मैं अपने आप को और हम सभी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब मानते हैं कि हमें आपके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। मैं, नंदिनी, स्वराज, रितिका, आर्या, नमन, यहाँ बैठे सभी ऑडियंस और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जो लोग हमारे साथ जुड़े, उन सभी की ओर से आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट वॉज ऑल प्लेजर, वॉज ऑल माइन। थैंक यू।